हेलो स्टूडेंट, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम मोटिवेशन, प्रेरणा, जिसे अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मोटिवेशन के अर्थ को हम समझें। सबसे पहले व्यवहार को समझने के लिए अभिप्रेरणा प्रत्यय का अध्ययन अति आवश्यक है। अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन के समानार्थी के रूप में होता है। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम से बना है और मोटम का जो शाब्दिक अर्थ है मूव या इंसाइट टू एक्शन। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा भी उत्पन्न होती है जो प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाती है। प्रेरणा इन इच्छाओं और आंतरिक प्रेरकों तथा क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के फलस्वरूप ऐसा होता है। उच्च प्रेरणा है तो इच्छा भी होनी चाहिए जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो और गतिशीलता उत्पन्न हो। अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार को अधिक दृढ़ किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। इनमें से कुछ कारक आंतरिक भी हो सकते हैं और कुछ कारक बाहरी भी हो सकते हैं। इनको ही मनोवैज्ञानिक प्रेरक के नाम से, अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। ये प्रेरक ही व्यक्ति को क्रियाशील बनाते हैं अथवा नवीन क्रियाएं सीखने की प्रेरणा देते हैं। किसी निश्चित लक्ष्य के लिए क्रियाशील बनाना ही प्रेरणा है। यह रुचि को पैदा करने, बनाए रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक केवल आंतरिक प्रेरणा का अध्ययन करता है और इनको ही व्यवहार का आधार मानता है। वे प्रेरणा को एक आंतरिक शक्ति भी मानते हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरणा को और अधिक समझने के लिए हम इसकी कुछ परिभाषाओं, कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर विचार करें। सबसे पहले गुड के अनुसार इन्होंने प्रेरणा के संबंध में कहा है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रेरणा कहा है। वुडवर्थ के अनुसार देखें, प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो कि उसे निश्चित व्यवहार के लिए और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करता है। इन परिभाषाओं से कुछ तथ्य उभर कर सामने आते हैं कि प्रेरणा के संबंध में प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को जागृत या उत्तेजित करती है। व्यवहार का संचालन प्रेरणा द्वारा ही होता है। प्रेरणा क्रियाशीलता की भी द्योतक है। प्रेरणा की अभिव्यक्ति भावात्मक प्रदर्शन द्वारा होती है। भावात्मक जागृति संवेगों से जुड़ी हुई है। अनेक बार भावात्मक पक्ष गुप्त भी रहता है। प्रेरणा साधन है, साध्य नहीं। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए ये एक साधन मात्र है। अब देखें हम प्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के प्रकारों में इन्हें दो भागों में बांट रखा है। एक तो आंतरिक प्रेरणा, दूसरा बाहरी प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा से तात्पर्य आंतरिक शक्ति से है जो व्यक्ति के व्यवहारों को व्यक्त करती है। इस प्रेरणा में बालक की शक्ति प्रबल होती है। बालक जब इच्छा करता है उसी के अनुरूप उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया भी आरंभ कर देता है। इच्छा पूर्ति हेतु किए गए कार्य बालक को सुख
और संतोष प्रदान करते हैं। अध्यापन में आंतरिक प्रेरणा का अधिक महत्व है। अधिगम के लिए यदि छात्रों को आंतरिक प्रेरणा होगी तो अधिगम अधिक और प्रभावशाली छात्रों में देखने को मिलेगा। दूसरा आता है बाहरी प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा का जो प्रमुख स्रोत है उत्तेजक व उद्देश्य होता है, जिसकी प्राप्ति बालक का लक्ष्य होती है। इस प्रकार की प्रेरणा में बालक बाहरी तत्वों से प्रभावित होकर कार्य करता है। इसमें बालक की जो इच्छा होती है वो गौण होती है। औपचारिक शिक्षा में सीखने के लिए बालक में इच्छा का विकास होना कठिन है, क्योंकि यह दूसरों के द्वारा नियोजित रूप है। अध्यापक नवीन क्रियाएं सिखाने के लिए प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार आदि का प्रयोग करता है। ये सभी बाहरी प्रेरणा के संघटक हैं। अध्यापक को शिक्षण में आंतरिक प्रेरणा का ही सहारा लेना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का भी यही मत है कि अधिगम विधि के रूप में आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा से अधिक उत्तम है। यदि बालक को किसी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने में आंतरिक प्रेरणा को अध्यापक सफल मानता है तो इस परिस्थिति में उसे बाहरी प्रेरणा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।